हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10 में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने अपने एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को एंड कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स पे बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब है सर? तो इस चैप्टर में आगे जाके हमें सर कुछ प्रूफ पढ़ने हैं जो कि कुछ इस तरीके के होंगे। तो हमें सर एग्जाम में कुछ इस तरीके के प्रूफ दिए जाते हैं, जैसे प्रूफ करके दिखाओ √2 एक इररेशनल नंबर है, प्रूफ करके दिखाओ √3 एक इररेशनल नंबर है, प्रूफ करके दिखाओ 2 + √3 एक इररेशनल नंबर है। तो इस टाइप के जो प्रूफ होते हैं ना सर, अब उसी के कंसेप्ट पे हम बात करेंगे, यानी कि उस प्रूफ में क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है जिसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो सर प्रूफ होते हैं ना, ये इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी ये इररेशनैलिटी वाले प्रूफ सर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कभी भी 3 मार्क्स से कम में पूछा नहीं जा सकता। और ये जो 3 मार्क्स वाले प्रूफ बनते हैं ना सर, ये प्रूफ थोड़े से लेंदी होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि सर उस प्रूफ को ढंग से समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन छोटे कंसेप्ट्स को हम ढंग से नहीं समझेंगे तब तक हमें वो प्रूफ समझ में नहीं आएगा। यही कारण है कि इररेशनैलिटी वाले प्रूफ को बहुत सारे स्टूडेंट्स रट के चले जाते हैं, और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो रटने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी कि सर उस प्रूफ को पढ़ने के लिए हमें कुछ और कंसेप्ट जानना जरूरी है। उन्हीं में से एक कंसेप्ट को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखो कि इस लेक्चर में हम कौन सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में सर एक और छोटा सा प्रूफ हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रूफ है। अब देखो ये प्रूफ क्या कहता है। ये छोटा सा प्रूफ कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये पॉजिटिव इंटीजर एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर इस पॉजिटिव इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला आपके पास कोई प्राइम नंबर अवेलेबल है, और अगर इस पॉजिटिव इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला आपके पास कोई प्राइम नंबर अवेलेबल है, तो यह प्रूफ कहता है कि अगर आप अपने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालोगे, अगर आप अपने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालोगे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी आपके इसी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। यह प्रूफ कहता है अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है जो कि मेरे पॉजिटिव इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो यह प्रूफ कहता है कि अगर आप अपने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो आंसर को भी यही प्राइम नंबर कंप्लीटली डिवाइड करने में सक्षम होगा। यही कह रहा है यह प्रूफ। क्लियर हो गया? अगर स्टेटमेंट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ ना, तो अभी कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स को देखो और चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया मैंने 36। अब 36 एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने आपको क्या कहा, अगर इस पॉजिटिव इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला आपके पास कोई प्राइम नंबर है, तो इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को यही प्राइम नंबर कंप्लीटली डिवाइड करने में सक्षम है, या फिर मैं कह दूं इसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को यही सेम प्राइम नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, गारंटेड। आप चाहो तो चेक कर लो। देखो 36 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि मेरे पॉजिटिव इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो 36 का अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप अपना आंसर दोगे सर 6 होगा। क्या 6 को यही सेम प्राइम नंबर 3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा? बिल्कुल कर पा रहा है सर, यहां पे मुझे दिख रहा है। इसी तरीके से मान लो मैंने लिया 16। 16 एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि क्या है, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। और मान लो मैंने अपना प्राइम नंबर लिया 2। क्या मेरा प्राइम नंबर मेरे पॉजिटिव इंटीजर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ, अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट लूंगा तो इसको यही सेम प्राइम नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा सर, गारंटेड। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा सर? 4। क्या 4 को 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है सर। अगेन इसी तरीके से मान लो मैंने एक और पॉजिटिव इंटीजर लिया 625। अगेन सर 625 एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और मान लो मैंने अपना प्राइम नंबर लिया 5। अब क्या ये 5 625 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा सर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ, अगर मैं 625 का स्क्वायर रूट निकालता हूं सर, तो इसको यही 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर? 25 होता है। क्या 25 को 5 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर।
यानी कि इस प्रूफ में जितने लफ्ज कहे गए हैं वो बिल्कुल सही है, इस प्रूफ में कोई एरर नहीं है। ये सर मुझे नॉर्मली जज करने पे भी पता लग रहा है। अब देखो यही चीज जो मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ना, इसी को बुक ने एक कॉम्प्लिकेटेड वे में बताने की कोशिश की है। उसको भी समझते हैं क्या कह रहा है। वो बुक कह रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। यानी कि जो बात मैंने कही उसी बात को इसने इस फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो ये सिंपली देखो आपको क्या कह रहा है, ये जो सिंपल बात यहां पे अगेन इस प्रूफ में लिखी गई है, वहां पे मुझे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास p कोई प्राइम नंबर है और अगर आपके पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और आपको यह कहा जा रहा है कि अगर ये जो p है ये a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो यही p a को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यही आपको यहां पे प्रूफ करना है। क्या यही चीज हमने यहां पे अभी ऑब्जर्व नहीं की? बिल्कुल की सर। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सर कुल मिला के जो सवाल ने मुझे डाटा दिया है उसको मुझे प्रूफ करना है। तो सर ऐसे तो प्रूफ नहीं कर सकते रैंडम नंबर उठा के, कोई मेथड होगा। देखो वो मेथड क्या है, ध्यान से समझो। तो सवाल ने सबसे पहले आपके सामने p कोई प्राइम नंबर की बात की, तो ठीक है p कोई प्राइम नंबर है। सवाल ने आगे आपको कहा कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। चलो ठीक है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो प्राइम नंबर भी हो सकता है, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो प्राइम नंबर भी हो सकता है, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। अब देखो मैं इसमें से फिलहाल के लिए एक केस उठाता हूं। उसमें से कौन सा केस मैं उठा रहा हूं? मैं मान ले रहा हूं कि a एक्चुअली में मेरा एक कंपोजिट नंबर है। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। हमने सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से सीखा था कि अगर a कोई कंपोजिट नंबर है तो मैं अपने कंपोजिट नंबर को कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो यहां पे मैं वही करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मैंने मान लिया कि चलो a जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है वो फिलहाल के लिए मान लो कि कंपोजिट नंबर है, तो अगर मैं इसको चाहूं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से इसको कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। सर चलो एक्सप्रेस किया मैंने इसको सर p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन टिल pn इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया, जहां पे p1 p2 p3 सो ऑन टिल pn कुछ प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। समझो मेरी बात को। अगर a एक कंपोजिट नंबर है तो वो कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब मुझे पता तो है नहीं कि a कौन सा कंपोजिट नंबर है या इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैंने वेरिएबल के टर्म में अपने a को क्या किया, कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखा दिया, जहां पे p1 p2 p3 सो ऑन टिल pn कुछ प्राइम नंबर्स को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और इन्हीं का प्रोडक्ट क्या है, आपका a है। इतना क्लियर हुआ? आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आगे सर किसकी बात की जा रही है? तो आगे बात की जा रही है मेरे a स्क्वायर की। अब देखो अगर a की वैल्यू ये है जो मैंने अभी मानी है तो a स्क्वायर आप क्या बता दोगे सर? a स्क्वायर का सिंपल मतलब होता है सर इस पूरी चीज का मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो इस पूरी चीज का स्क्वायर करने का क्या मतलब है सर? आप इसी चीज को वापस से अपने आप से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है? मैं 5 को अपने आप से फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यानी कि सर a स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कुल मिला के p1 p2 p3, मतलब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली क्या है सर? तो अल्टीमेटली इसका मतलब है p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन टिल pn, और इसमें फिर से एक बार इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन टिल आपका pn। देखो वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां से मैं कह सकता हूं सर p1 दो बार यानी कि p1 का स्क्वायर इंटू p2 दो बार यानी कि सर p2 का स्क्वायर इंटू p3 दो बार यानी कि p3 का स्क्वायर इंटू, यानी सर ये कारवा कहां तक चलता जाएगा सर? pn के स्क्वायर तक ये आपका चलता रहेगा। क्लियर है? यानी फाइनली मैं अपने a स्क्वायर को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब देखो सवाल ने आगे आपको क्या कहा। सवाल आगे कह रहा है कि तुम मानो, क्या मानो सर? कि a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। क्या मानो सर? कि a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। चलो मान लिया। तो सवाल ने जो कहा उसको जैसे ही मैंने माना तो सवाल कह रहा है कि तुम मान लो a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड कर। अब यहां पे बात को समझने की कोशिश करो। अगर a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि p जरूर a स्क्वायर का एक फैक्टर होगा सर? बिल्कुल कह सकता हूं सर। ऑब्वियस ही बात है सर, अगर a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो p जरूर a स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। अब सवाल ने आपको शुरुआत में ही बता दिया था
कि p एक प्राइम नंबर भी है, तो p एक प्राइम नंबर भी है और p a स्क्वायर का एक फैक्टर भी है। तो अगर इन दोनों बातों को कंबाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कुल मिला के p मेरा एक सर प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। क्या मैं ये नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं सर कि कुल मिला के p मेरे ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब ये जो रिजल्ट मेरे पास आया है, इस रिजल्ट को और यहां वाले ए स्क्वायर को कंबाइन करके कुछ सोचने की कोशिश करते। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो सर अगर दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें तो वहां से पता लग रहा है कि p ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है और यहां से मैंने अपने ए स्क्वायर को क्या किया है, मैंने अपने ए स्क्वायर को सर कुछ प्राइम नंबर्स के स्क्वायर के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया है। मैंने अपने ए स्क्वायर को सर कुछ प्राइम नंबर्स के स्क्वायर के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाया है सर। यानी कुल मिला के सर मेरे ए स्क्वायर के अंदर सर कुछ प्राइम नंबर्स ही हैं। कुल मिला के सर मेरे ए स्क्वायर के अंदर कुछ प्राइम नंबर्स ही हैं। प्राइम नंबर्स के स्क्वायर का प्रोडक्ट है। इसका क्या मतलब है? अल्टीमेटली इसके अंदर है क्या सर? कुछ प्राइम नंबर्स का ही तो प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली यहां से मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं सर कि इसके अंदर कुछ प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट है। अब मेरी बात यहां ध्यान से समझो, यहां से प्रूव हो रहा है कि p ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है और यहां से फिर से यह प्रूव हो रहा है कि मैंने अपने ए स्क्वायर को कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। तो इससे यह बात पता लगती है सर कि जरूर p इसी p1 p2 p3 p4 सो ऑन pn में से एक है। यानी कि यहां से यह बात पता लग रही है सर कि मेरा p p1 भी हो सकता है, मेरा p p2 भी हो सकता है, मेरा p p3 भी हो सकता है, मेरा p p4 भी हो सकता है, सो ऑन टिल pn। ऐसा मैंने क्यों बोला सर? क्योंकि वहां से प्रूव हो रहा है कि p एक्चुअली में ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है और यहां पे मैंने अपने ए स्क्वायर को कुछ प्राइम नंबर्स के स्क्वायर के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया। तो कुल मिला के आपने किया क्या? अपने ए स्क्वायर को कुल मिला के आपने कुछ प्राइम नंबर्स के ही तो प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया ना। कुल मिला के आपने किया क्या? तो अपने ए स्क्वायर को कुछ प्राइम नंबर्स के ही तो प्रोडक्ट के टर्म में आपने एक्सप्रेस किया ना सर, कुल मिला के। और यहां से आप ये भी कह रहे हो कि p आपका क्या है? एक प्राइम फैक्टर है। अब आपको पहले से पता है कि अगर मैं अपने नंबर को कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करता हूं तो वो अल्टीमेटली क्या हुए उसके? वो अल्टीमेटली उसके प्राइम फैक्टर हुए। यानी कुल मिला के p1 p2 p3 pn क्या है? ए स्क्वायर के ही प्राइम फैक्टर से। क्या है? ए स्क्वायर के ही प्राइम फैक्टर से। और यहां से आप प्रूव कर पा रहे हो कि p भी आपका ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है सर, यानी कि ये जो p है ये एक्चुअली में इसी p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pn में से कोई एक प्राइम फैक्टर हो, तभी सर ये दोनों बात एक साथ मैच करेगी। यानी कि एक्चुअली में p p1 भी हो सकता है, p2 भी हो सकता है, p3 भी हो सकता है, सो ऑन टिल pn भी हो सकता है। कोई भी इनमें से प्राइम फैक्टर हो सकता है सर। ये अब हमने समझ लिया। अब यहां पे फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सर ये जो सवाल ने बताया उसके बाद सवाल कह रहा है कि अगर ऐसा है तो प्रूव करके दिखाओ कि a को मेरा p कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्या प्रूव करके दिखाओ कि अगर ऐसा है तो a को मेरा जो p है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि मेरा जो a है वो p से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब ये प्रूव करके दिखाओ। बड़ी आसानी से कर सकते हैं सर। क्यों? ध्यान दो, a को हमने क्या माना था? ये माना था कुछ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। और अभी जस्ट आपने क्या प्रूव किया सर कि एक्चुअली में p p1 भी हो सकता है, p2 भी हो सकता है, p3, मतलब इन्हीं में से कोई एक मेरा p है। और आपको क्या प्रूव करना है कि ये a p से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या खुद बताओ आप यहां से, ये पूरी चीज p से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरी चीज है यानी कि p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन टिल pn, क्या ये p से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा सर? बिल्कुल है, क्योंकि एक्चुअली में ऊपर ही कहीं p छिपा है। क्योंकि सर एक्चुअली में ऊपर ही कहीं p छिपा है, क्योंकि ये p1 भी हो सकता है, p2 भी हो सकता है, p3 भी हो सकता है, p4 भी हो सकता है, pn भी हो सकता है। तो अगर ऊपर p छिपा है तो उस p से नीचे वाला p अच्छे से एग्जैक्टली कैंसल हो जाएगा। तो यहां से बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो a होगा वो p से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। पहले इतना नोट डाउन करो। क्लियर? तो देखो सर यहां पे इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है
और वो पॉजिटिव इंटीजर किसी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो अगर मैं अपने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेता हूं तो वो भी उसी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये क्लियरली यहां से मैंने प्रूव कर दिया। प्रूव करने का क्या तरीका था सर? सिंपल तरीका था। सवाल ने कहा था p कोई प्राइम नंबर मानो, मान लिया। सवाल ने कहा था a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में बहुत सारे केसेस बन सकते थे। मैंने उसमें से सबसे बड़ा जो केस पॉसिबल होगा वो केस उठाया, यानी कंपोजिट नंबर का केस उठाया। तो कंपोजिट नंबर जैसे ही माना तो तुरंत मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कंसेप्ट को अब यहां पे लगाया कि अगर मेरा a एक कंपोजिट नंबर है तो उसको मैं कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो मैंने अपने a को कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वो भी वेरिएबल के टर्म्स में, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं कि a कौन सा कंपोजिट नंबर है या कितना बड़ा कंपोजिट नंबर है या इसके कितने फैक्टर होंगे। तो इस तरीके से मैंने वेरिएबल के टर्म में n टर्म्स तक एक्सप्रेस करके दिखा दिया। अब आगे ए स्क्वायर की बात हो रही थी, तो जैसे ही मैंने ए को एक्सप्रेस किया है तो क्या मैं ए स्क्वायर की बात नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। अब मैंने ए स्क्वायर की बात की तो उस हिसाब से जो मेरा मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा था वो मेरे सामने था। अब आगे सवाल कह रहा है कि ये तुम मान लो कि ए स्क्वायर को ये पी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हमें एक रिजल्ट पता लगा कि ये तभी पॉसिबल है अगर पी एक्चुअली में ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर हो। तो यहां से ये रिजल्ट पता लगा। और फिर जब मैं अपने ए स्क्वायर को देख रहा हूं तो इस ए स्क्वायर के अंदर कुल मिला के क्या दिख रहा है? कुल मिला के इस ए स्क्वायर के अंदर मुझे सर प्राइम फैक्टर्स ही तो दिख रहे हैं। इस ए स्क्वायर के अंदर कुल मिला के ये P1, P2, P3 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये है क्या सर? तो ये प्राइम नंबर्स ही है, यानी कुल मिला के सर मेरे ए स्क्वायर के अंदर भी मुझे प्राइम फैक्टर्स ही दिख रहे हैं। तो यहां से आपने प्रूव किया कि P ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है, और आपने यहां पे अपने ए स्क्वायर को कुछ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में ही एक्सप्रेस किया है। तो इससे यह पता लगता है सर कि दोनों बातें एक साथ तभी सही हो सकती है अगर इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से एक आपका P हो। यानी कि आपका P P1 भी हो सकता है, आपका P P2 भी हो सकता है, आपका P P3 भी हो सकता है, आपका P P4 भी हो सकता है, सो अनटिल Pn। तो अगर ऐसा है तो आगे कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि A को भी P कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ऑब्वियस सी बात है सर, मैंने अपना A ये माना था। अब अगर ऊपर ही कहीं P छिपा है, अगर ऊपर ही कहीं प्रोडक्ट के फॉर्म में P छिपा है, तो वो क्या P से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा, और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, मैंने प्रूव करके दिखा भी दिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रूफ है, ध्यान से सुनोगे तब चीजें समझ में आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस वाले पोर्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो समझ में आया कि ठीक है आपने ये कह दिया कि P यहां से ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर प्रूव हो गया, आपने ये कैसे कह दिया कि ये जो P है एक्चुअली में P1, P2, P3 में से कोई एक होगा? क्योंकि सर ध्यान से मेरी बात को समझो, आपने जब A को ये माना तो वहां पे P1, P2, P3 सो ऑन टिल Pn इनको कोई ना कोई प्राइम नंबर माना, और आप आगे जाके जब ए स्क्वायर की बात कर रहे हो तो इन्हीं प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। स्क्वायर भी करने का क्या मतलब होता है? आपस में मल्टीप्लाई ही करना तो होता है। तो अगर आप इसको स्क्वायर कर रहे हो तो आपस में इन्हीं प्राइम नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर बना किससे? तो सर अल्टीमेटली ए स्क्वायर मेरे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से ही बना है। अल्टीमेटली ए स्क्वायर मेरे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से ही मिलके बना है, क्योंकि P1 के स्क्वायर में भी 2 P1 ही छिपे हैं, P2 के स्क्वायर में भी 2 P2 ही छिपे हैं। यानी अगर मैं P1 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो मैं 2 सेम प्राइम नंबर्स P1 की बात कर रहा हूं। अगर मैं P2 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो 2 सेम प्राइम नंबर्स P2 की बात कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली इसके अंदर है क्या? ए स्क्वायर के अंदर सर अल्टीमेटली प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट ही छिपे हुए हैं, और आप ये प्रूफ कर दे रहे हो कि P मेरा एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। तो ऑब्वियस ही बात है सर, ये जो P1, P2, P3 सो ऑन टिल Pn है, ये है क्या? ये सर मेरे ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर ही तो हैं, और आप वहां पे कह रहे हो कि P भी मेरा ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। तो दोनों बातें एक साथ कब सही होंगी? तभी होंगी सर अगर इसी P1, P2, P3 में से कोई एक मेरा P होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर, वो भी इसका प्राइम फैक्टर। तो कब ऐसा पॉसिबल है? अगर इन्हीं में से एक आपका P हुआ। तो अगर इन्हीं में से एक आपका P है तो क्या ये चीज P से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि इन्हीं में तो कहीं P छिपा है, तो वो P से ऊपर वाला P कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली जो बात थी कि अगर ए स्क्वायर P से कंप्लीटली डिविजिबल है तो A भी P से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वो बड़े आराम से प्रूव होती है। अब देखो इसका जो प्रूफ है ना, प्रूफ में आपको यही लिखना है जो मैंने यहां पे लिख के दिखाया, कुछ ज्यादा नहीं लिखना। यानी कि लिखने का जो हार्ट होगा ना, वो हार्ट यहां आपके सामने है।
तो इसी बेसिक थीम पे आपको यहां पे कंसंट्रेट करना है। यानी सबसे पहले ये लिख के दिखाओगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन दिखाओगे, और उसके बाद जो बात मैंने आपको लैंग्वेज में बोली है बस वो बात आपको लाइन से लिख देनी है कि क्लियरली वी ऑब्जर्व दैट ए स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कुछ प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 so on till pn, and from here we can see that p is a prime factor of a square. It means that p is someone in between p1 p2 p3 so on till pn. Therefore, as we can express a in terms of product of these prime factors, we can say that a must be completely divisible by p if a square is completely divisible by p. कहानी हो गई खत्म, नोट डाउन कर लो। वैसे इसका प्रूफ नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन ये प्रूफ जानना जरूरी था, क्योंकि अब ये प्रूफ अगर आप जान चुके हो और इस प्रूफ का रिजल्ट अगर आपको पता लग गया है, तो अब जब हम इसको यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि चीजें कैसे हो रही हैं या किस तरीके से चीजें अकर हो रही हैं। तो इसी वजह से ये प्रूफ हमें जानना बहुत जरूरी था। क्लियर? तो अगेन इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि देखो, प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा जाएगा, इस प्रूफ का एप्लीकेशन पूछा जाता है, और जब हम इरैशनैलिटी प्रूफ करेंगे तो वहां पे आप इस प्रूफ का एप्लीकेशन देखने वाले हो। तो आई होप जितनी चीजें बताई वो क्लियर है, चीजें समझ में आई। कहीं पे भी लगा कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।